नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज अपन अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, चाहे वो रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, तीनों भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। और नई शिक्षा नीति से आपके परीक्षा के अंदर एक या दो प्रश्न 100% आता है। और आज की क्लास लेने के बाद ऐसा चांस है कि इसमें से आपके सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। बिल्कुल नोट्स रूप के अंदर एक एक सवाल पर अपन चर्चा करते हुए चलेंगे कि भाई कैसा सवाल कहाँ से बन सकता है, और बिल्कुल विस्तृत रूप से अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अपन क्लास शुरू करते हैं। देखिए साथियों, नई शिक्षा नीति के तहत जो चीज अपन देखेंगे वो है साथियों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले इसका इंग्लिश में नाम पूछा जाता, पहला सवाल यहीं से बन जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको इंग्लिश में यानी कि क्या कहा जाता है, अंग्रेजी के अंदर नाम याद रखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020। देखिए 2020 क्यों कहा, ये जो शिक्षा नीति है ये अपने तीन शिक्षा नीतियां आई हैं। टोटली कितनी शिक्षा नीतियां आई है, तीन आई हैं। एक पहली जो आई थी वो 1968 के अंदर आई थी, दूसरी 1986 के अंदर आई थी, और तीसरी 2020 के अंदर आई है। देखिए जो पहली शिक्षा नीति है यह 1968 के अंदर आई थी। दूसरा सवाल आपके बन सकता है कि पहली शिक्षा नीति कब जारी की गई थी। 1968 के अंदर कोठारी आयोग की आधार पर जारी की गई थी। कोठारी आयोग ने यानी कि इसकी सिफारिश की थी। नई शिक्षा नीति पहली जो थी 1968 के अंदर थी। अब देखिए जो दूसरी आई है वो है 1986 के अंदर। पहली 1968 के अंदर। अब इसको यदि आप उल्टा करेंगे, 8 इधर लिख लूं और 6 इधर लिख लूं मैं, ये देखो क्रॉस में कर दिया, तो ये आ गई दूसरी शिक्षा नीति। तो दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 के अंदर। और इसमें जो है वो अपने आंशिक संशोधन किया, थोड़ा सा संशोधन किया था 1992 के अंदर। यानी कि अपन याद रखना है, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में नहीं। अब देखो 1992 में इनमें थोड़ा घणो संशोधन आपको कर दिया। तो आगे है तीसरी शिक्षा नीति। तीसरी शिक्षा नीति जो है वह 2020 में आई थी। 2020 में यानी कि 21वीं सदी री पहली थी। 21वीं सदी जो को है उन्हीं पहली शिक्षा नीति है। और वैसे ये तीसरी शिक्षा नीति थी। अब देखिए 34 साल बाद आई है। सेकंड के बाद में ये जो थर्ड वाली आई है 34 साल बाद आई है। देखिए यदि देश को आगे बढ़ाना है तो समय के साथ अपन को शिक्षा की नीतियों में भी परिवर्तन करना होगा। यदि शिक्षा की नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो यानी कि जो है वो सारे छह सेक्टर जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मूल जड़ है वो शिक्षा है। क्योंकि बच्चा वहीं से बड़ा होगा और शिक्षा लेगा तो फिर यानी कि आगे जाकर के अपने देश का नाम करेगा। तो शिक्षा नीति का जो आधार है वो सही होना चाहिए, वो बढ़िया होनी चाहिए। तो जिस समय ये 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई उस समय अपने शिक्षा मंत्री थे श्री रमेश पोखरियाल। श्री रमेश पोखरियाल उस समय शिक्षा मंत्री थे। और इसका उद्देश्य है कि 2030 तक इसे चरणबद्ध रूप से लागू करना। अगला सवाल आपके बन गया। देखिए 3-4 सवाल यहाँ से बन चुके हैं। पहली शिक्षा नीति कब जारी की गई? दूसरी शिक्षा नीति कब जारी की गई? तीसरी शिक्षा नीति कब जारी की गई? ये 3 तो सवाल ऐसे बन गए। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कौन-सी है? तो 2020 वाली है। कितने साल बाद आई है? 34 साल बाद आई है। जब 2020 की शिक्षा नीति जारी की गई उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल जी थे। उसके बाद में इस नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा? 2025, 2030, 2035 या 2040? तो इसको याद रखना है 2030 तक। 2030 तक इसे चरणबद्ध रूप से लागू कर दिया जाएगा। अब देखो इन देखो शिक्षा नीति में नहीं, जो चरणबद्ध रूप अपन लागू करन लाग गया बीज। अबे इन टाइम जो अपन प्रखर चल रही है। अब आप सब पढ़ल आप प्रखर कई चीज है, परख कई चीज है, निपुण कई चीज है, एफएलएन कई चीज है। सब चीजों अब धीरे धीरे लागू रह रही है। अब 3 दिन पहला एक अखबार में न्यूज आई, कैसा अपने निदेशालय जो को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है बीकानेर के अंदर, उसमें एक मीटिंग हुई कि भाई बोर्ड का गठन किया जाए एक, यानी कि जो निजी और प्राइवेट स्कूल हैं उन पर निगरानी के लिए। उसका भी जिक्र इसमें था और उसी को लागू करने के लिए किया गया है। अब देखिए एक एक चीज पढ़े, यहाँ से आपके लगभग क्लियर हो गया। आगे देखिए 2015 में क्या हुआ। 2015 में इस तीसरी शिक्षा नीति के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था टी आर सुब्रमण्यम के द्वारा। टी आर सुब्रमण्यम ने कहा कि भाई इनको यानी कि बनाया गया कि भाई आप ऐसा करो, एक प्रस्ताव लेकर आओ और आप जांच करके बताओ भाई तीसरी शिक्षा नीति अपनी कैसी होनी चाहिए। तो इन्होंने जो प्रस्ताव दिया लेकिन वो लागू नहीं हुआ, सरकार ने उसको माना नहीं, यानी कि ये पारित नहीं हुआ, ये याद रखना। उसके बाद में मेन रूप से ये वाली चीज याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन है ये, इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं।
प्रमुख वैज्ञानिक हैं भारत के, और इनकी अध्यक्षता के अंदर एक 12 सदस्यीय कमेटी बनी थी। एक तो ये थे अध्यक्ष, और इनके साथ में 11 मेंबर थे। टोटली 12 सदस्य थे, और इन्होंने जो है नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया। तो आपको सवाल कैसा पूछा जाएगा? आपको प्रश्न पूछा जाएगा, नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी? तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कितने मेंबर थे? अध्यक्ष सहित इसमें 12 मेंबर थे। अध्यक्ष सहित कितने मेंबर थे? 12 मेंबर थे। और देखो 31 मई 2019 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। 31 मई 2019 को रिपोर्ट दे दी। उसके बाद में 29 जुलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बराबर याद करना है। 29 जुलाई 2020 को इसे सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। 2020 के अंदर मोदी जी की सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया कि भाई हाँ, ये फाइनल अपनी शिक्षा नीति है और इसको लागू किया जाता है। तो 29 जुलाई 2020 आपको तारीख याद रखनी, ये वाली तारीख जरूर याद रखना। ये तारीख जरूर याद रखना, बाकी नाम वगैरह याद रखने हैं। तो सवाल कैसा आएगा कि भाई नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार द्वारा कब अनुमोदित किया गया? तो 29 जुलाई 2020 को। आगे देखिए, इसे लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो उत्तराखंड था। पूरे भारत के अंदर इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। और उसके बाद में राजस्थान ने कहा भाई हम भी लागू करेंगे। अपन राजस्थान भी कियो कि आप भी लागू करा। जन राजस्थान रे मैंने उन लागू करन वास्ते 3 सदस्यीय आप कमेटी बना दी। 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। राजस्थान की परिस्थितियों केड़ी है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की, पूरे भारत की परिस्थिति अलग अलग है, विविधता में एकता है यहाँ पर। यानी कि हर एक क्षेत्र के अंदर विविधता है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान है, जब शिक्षकों की कमी है, बच्चा ढाणिया दूर दूर है, जो स्कूल आउना में आने दिक्कत रहे है या नहीं है, तो अटे थोड़ो ढांचो अलग है स्कूलों रो। अटे परिस्थिति अलग है, तो उन परिस्थिति रे अनुसार आप शिक्षा नीति में कई परिवर्तन कर सका। तो उन तरीका री शिक्षा नीति अपन रेवनी જોઈએ। यानी कि जो सेंट्रली शिक्षा नीति थी उनमें थोड़ा संशोधन करना अपन लागू करा। तो उनमें 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। जन ओंकार सिंह जी जो है उन्होंने इन्हें अध्यक्ष बनाया। ओम प्रकाश जी सारस्वत और हरिकृष्ण आर्य इनके मेंबर थे। 3 सदस्यीय कमेटी थी। यहां तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है। पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986, तीसरी शिक्षा नीति और 21वीं सदी की पहली है वो है 2020 वाली। रमेश जी पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे उस समय, याद करना है। और 29 जुलाई 2020 को इसे सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। अध्यक्षता के कस्तूरी रंजन, 12 सदस्यों की कमेटी थी। राजस्थान में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इसके लिए ओंकार सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया। बस यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। आगे देखिए। तो देखिए साथियों, यहाँ से शिक्षा नीति अपनी शुरू होती है। तो अगला सवाल यहाँ से बनेगा कि भाई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें कितने स्तंभ हैं? पहला सवाल। यहाँ से जो सवाल बनेगा कि शिक्षा नीति 2020 में कितने स्तंभ हैं, तो इसमें याद रखना आपको 5 स्तंभ हैं। अब 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? देखिए, एक्सेस यानी कि सभी तक पहुंच। पहला पॉइंट है ये। सभी तक पहुंच का मतलब है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति का हो, चाहे किसी भी वर्ग, जाति, वर्ग, लिंग से संबंधित हो, सब व्यक्तियों को यानी कि बालकों को, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। सभी तक पहुंच होनी चाहिए, सबको शिक्षा मिले। इस योजना का मूलभूत है नहीं, पहला स्तंभ है सभी तक शिक्षा पहुंचाना, यानी कि एक्सेस। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और सरकार चाहती है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल हो। ये क्या चीज है सर? देखिए, सकल नामांकन अनुपात का मतलब है कि सरकार चाहती है कि 2030 तक, यानी कि अपन सरकार रो उद्देश्य है कि औनाड़ा 2030 रे महीने एक भी बच्चो स्कूल लार नहीं रहे। 100% बच्चा रे स्कूल में नामांकन रहना જોઈએ। वो नाम स्कूल में चलनो જોઈએ और बच्चों यानी कि स्कूल आवनो જોઈએ। एक भी बच्चो लारे नहीं राखना। तो इनो जो उद्देश्य है वही, जो सभी तक पहुंचे, सभी बच्चों को शिक्षा मिले और सभी को स्कूल से जोड़ा। 100% जोड़ना लक्ष्य कर तक राखेड़ो 2030 तक, एक भी बच्चों लारे नहीं राखना। अब है इक्विलिटी। इक्विलिटी यानी कि भागीदारी। भागीदारी का मतलब है कि इसके अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर जो दूसरा स्तंभ है वो है भागीदारी। भागीदारी का मतलब है कि बच्चों की भागीदारी स्कूल के अंदर हो। वो 100% अपना स्कूल के अंदर देवे। ऐसा नहीं है कि वो घर पर रहे, उसकी इच्छा नहीं है कि मैं स्कूल नहीं जाऊं, नहीं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे अपन, आगे बढ़ेंगे सारे, कि भाई बच्चा कैसे स्कूल में आ सकता है और वो स्कूल के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा अभिभावकों की भागीदारी निश्चित की गई कि भाई अभिभावकों को एसएमसी मीटिंग के अंदर आना है, अभिभावक स्कूल के अंदर आएंगे, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट देखेंगे। इसीलिए देखो, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो पीटीएम की बैठक होती है, अब जो को प्राइवेट स्कूल में मैंने बच्चा पढ़े वहाँ पीटीएम की बैठक रिया करे, परीक्षा रिजल्ट बताने वादा है। वेड़ी वेड़ी गवर्नमेंट में भी पीटीएम की बैठक रेवे, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। वह अब गवर्नमेंट स्कूलों में भी रेउन लागी है और आपको खुद आयोजन करवाया करवानो। आगे देखिए, क्वालिटी। तीसरा नंबर जो इसका स्तंभ है वो है क्वालिटी। पहला तो है सभी तक पहुंच, फिर उन्हें भागीदारी रेवनी જોઈએ और फजे अगर
देखो सभी तक पहुंच रहे जी, यानी कि हैंग जणो कन पहुंचा दिया कि भाई सब स्कूल आवड़ो, स्कूल आए ना अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो, हर एक प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करो, अच्छी पढ़ाई करो, सब तरीके की भागीदारी अभिभावकों की। अब भागीदारी आप कर ली, लेकिन आपने अच्छी शिक्षा भी स्कूल में मिलनी चाहिए। तो तीसरो स्तंभ का ही है गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब है कि आपको विद्यालय के अंदर अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसी सरकार यानी कि जो प्रयास करेगी। गुणवत्ता होनी चाहिए, बढ़िया गुणवत्ता की शिक्षा मिले आपको। आप यानी कि अच्छी क्वालिटी क्वालिटी बढ़िया हो उसकी, है नहीं? आगे है अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती दर। अब आप स्कूल के अंदर पहुंच गए, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन किफायती दर का मतलब है कि महंगी शिक्षा नहीं हो। किफ़ायती दर यानी कि ऐसी शिक्षा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी कि आप अपने बोले तो जैसे प्राइवेट स्कूल में भी हैं तो भी आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो वैसे ही निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट में भी जो 9 से लगाकर 12 तक जो फीस लगती है उसको भी यानी कि कम करने का सरकार का विचार है कि भाई हर एक आदमी बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसों के मामले में झिझक नहीं होगी, भाई मेरे पास पैसे नहीं है और बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, है नहीं? तो यानी कि किफ़ायती शिक्षा उनको उपलब्ध करवानी यानी कि कम मूल्य की। आगे देखिए, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी इसके अंदर। अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि भाई आप बच्चों को स्कूल भेजोगे। शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि आप बच्चा स्कूल जब आ जाए तो उसकी पूर्ण भागीदारिता के साथ विद्यालय चलाना है, उसको पढ़ाना है, अच्छी क्वालिटी देनी है, ये शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी, है नहीं? जवाबदेही होगी। इसके अलावा जो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि भाई बच्चों को यानी कि जो ड्रेसेस हैं, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम हैं, वो सारे चालू करना है। तो हर एक स्तर पर सरकार की, अभिभावकों की, शिक्षकों की इसमें जवाबदेही सुनिश्चित की गई। ये होते हैं इसके 5 स्तंभ। याद रखना, शिक्षा नीति के अंदर 5 स्तंभ हैं। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन का लक्ष्य रखा गया। ये देखो स्कूली शिक्षा के अंदर है। आगे आएगा कॉलेज शिक्षा के अंदर। कॉलेज शिक्षा में 50% है। स्कूली शिक्षा में 100% हर एक बच्चे को जोड़ना है। एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। अगला देखिए साथियों, ये मेन इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से अगला सवाल आपके क्या बनता है कि भाई जो 10th प्लस 2 यानी कि पहले 10वीं होती थी, 10वीं के बाद में आप यानी कि सब्जेक्ट चेंज करते थे। आप सब्जेक्ट चूज करते, यानी कि अपन 10वीं करियर बाद में ने अपन कने एक समस्या होती कि भाई अब कहीं करो, अपन मोड मत खड़ा रह जाता कि भाई अब आर्ट्स में जाऊँ, साइंस लेवा, कॉमर्स में जाऊँ, है या नहीं है? तो ये कैसा फॉर्मूला था 10th प्लस 2 का। 10th तक तो समान शिक्षा चलती और उसके बाद में 2 साल तक आपकी यानी कि अलग से यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज शिक्षा लेते थे। लेकिन अब सरकार ने फॉर्मूला चेंज कर दिया। यहाँ से कई बार सवाल पूछ लिया गया क्योंकि 2020 में आ गई थी, तो 5 साल हो गए इसको। तो यानी कि यहाँ से सरकार ने खूब सवाल पूछे हैं कि भाई यानी कि 10th प्लस 2 के स्थान पर सरकार ने कौन सा शिक्षा का फॉर्मूला लागू किया नई शिक्षा नीति में। तो वो है 5+3+3+4 की नहीं है, सीधो सो है। 5 साल पहला एक स्टेज अलग कर दियो, फिर 3 साल रो स्टेज अलग कर दियो, फिर वापस 3 साल रो स्टेज अलग कर दियो, 4 साल रो स्टेज अलग कर दियो, है या नहीं है? तो ये है 5+3+3+4। 5+3+3+4 रट लेना इसको। यहाँ से सवाल पूछा जाता है और पूछा भी गया है, पूछा भी गया है। यहाँ से सवाल बनता है कि भाई नई शिक्षा नीति 2020 में किस फॉर्मूले पर आधारित है? तो 5+3+3+4 पर। ये 5+3+3+4 क्या है, इसकी चर्चा अगली स्लाइड में अपन बढ़िया विस्तार से करेंगे। अब देखिए, ये रहा 5+3+3+4, यानी कि जो पहले की जो 5 वर्ष की शिक्षा है, ये देखो ये 5 साल की शिक्षा, सबसे पहले का जो 5 साल की जो शिक्षा है, इसे कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। अपन कोई भी मकान बनाते हैं, तो मकान बना देखो बच्चे की भी नींव होती है। बच्चा स्कूल के अंदर पहली बार जाएगा, यानी कि उसकी नींव रखी जा रही है, फाउंडेशन रखा जा रहा है उसका। यानी कि जब अपन मकान बनाते हैं तो मकान के भी नीचे नींव होती है ना, फाउंडेशन बनाते हैं सबसे पहले, क्या भाई फिर उसके बाद में ऊपर की होने की मंजिल खड़ी होती है। तो ये भी फाउंडेशन है। विद्यालय पहली बार बच्चा जा रहा है, उसका फाउंडेशन है वो। तो पहले को नाम दे दिया फाउंडेशन स्टेज। तो सवाल यहाँ से बनेगा कि विद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 5 वर्षीय प्रथम शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है फाउंडेशन स्टेज के नाम से। ये सवाल पूछा भी गया है, ध्यान रखना साथियों। 5 वर्षीय शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद में 3 साल की शिक्षा होगी, जिसे कहेंगे प्री प्रेटरी स्टेज। प्री प्रेटरी स्टेज, ये सेकंड नंबर। तीसरी नंबर जो होगी उसे कहेंगे मिडिल स्टेज, यानी 3 साल की शिक्षा आगे। और उसके बाद में जो अगली 4 साल की लास्ट वाली शिक्षा होगी उसे कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। तो इन स्टेज के नाम याद रखना है, यहाँ से सवाल आ सकता है। सबसे पहली जो 5 वर्ष की है फाउंडेशन, फिर प्रीपेटरी, और फिर मिडिल, और फिर सेकेंडरी। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक एक की चर्चा करते हैं, सवाल आएंगे यहाँ से। बढ़िया शांति से, अच्छे मन से, यदि आप सकारात्मक सोच के साथ पढ़ोगे तो यहाँ से आपका सवाल गलत होने के चांस नहीं है। आप बढ़िया ध्यान लगा के पढ़िए इसको। पहली जो 5 वर्ष देखो, कंफ्यूजन की स्थिति इसी के अंदर होती है, इसी स्लाइड के अंदर, क्या भाई कौन सा किधर जाएगा। तो आपको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कुछ नहीं है।
सबसे पहले पूरी शिक्षा नीति को, अपन ने स्कूली शिक्षा को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में भी कौन-सा है? पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर वापस 3 साल और फिर वापस 4 साल। अब देखिए पहले 5 साल में क्या होगा? जब बच्चे की पहली 5 साल की शिक्षा होगी, यानी कि पूर्व प्राथमिक से लगाकर कक्षा 2 तक, कहाँ से है? ये याद रखना, कक्षा 2 तक है, कक्षा 5 तक नहीं है, कक्षा 2 तक है, पूर्व प्राथमिक। अब की नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में जो एलकेजी यूकेजी जो चलिया करेगा, वो सिस्टम अपन गवर्नमेंट में आई गया। बस मेन मामलो वो याद रखना। प्राइवेट स्कूल में बच्चों ने डालो प्री अब उठ किया करो, एलकेजी पढ़ीन, यूकेजी पढ़ीन, एचकेजी पढ़ीन, वीरवे क्लासों में बटे शुरू हुई रही है। यानी कि पूर्व प्राथमिक से लगाकर कक्षा 2, ये कक्षा 2 तक है। यानी कि बच्चा री आयु कितनी रहनी चाहिए? बच्चों 2 साल तक तो कर रही, 3 साल तक। 3 साल रे मैंने कहीं करी उन्हें स्कूल ना वापा। 3 साल लगाए 8 साल तक। जब तक बच्चों 3 साल रो रह जाई उठू लगाइन 8 साल पहला कहीं करता। पहला बच्चा री उम्र यदि 5 या 6 साल रहती, जन अपो स्कूल रे में लावता, पहली क्लास में एडमिशन करावता। अब बार तक वही सिस्टम चलतो। 5 साल लगाइन, या 5, या सरकार कभी 5 कर दिया करे, कभी 6 कर दिया करे। तो मान लो 5 साल याद रखो, 5 साल लगाइन फज वो बच्चों स्कूल में ना आओ तो प्रवेश करतो। लेकिन अबे बच्चों को करेला 5 साल नहीं आवेला, वो 3 साल स्कूल में ना जाई। यदि बच्चों 3 साल रही नहीं, उन टाइम वो स्कूल में ना जाई। तो 3 साल लगाइन 8 साल तक बच्चों का ही करी सा कि पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर रहेगा। ये स्टेज चलेगी फाउंडेशन। इनमें उन पढ़ाई नहीं रहे, न तो परीक्षा रहेला, न पढ़ाई रहेला, की नहीं वो कहीं करी स्कूल में आए धुड़ो रमी, रेतु रमी, आटू नटीन मैदान में घूमी, खिलौना पड़िया रही उनु रमी, उनु खेलतो खेलतो, यानी कि उन क्लासों तो बढ़ती जाई आगू आगे। वो फर्स्ट क्लास रह जाई, सेकंड अगली साल सेकंड क्लास में जाई, लेकिन उन एग्जाम वगैरह नहीं रहला। उन जगह उनका ये खेलनार माध्यम, खेल खिलौनार माध्यम उन्हें सिखावा पा। तो ये कैसी है? गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। यानी कि सब खाली गतिविधियां, कहीं कहीं सामान पड़िया, बच्चों को नाम बतावनो, किकर खेलना, वे उन गतिविधियां यानी कि सामान दे बच्चा ने। स्कूल में ने अलग की टाउन ला गया है, अब बाहर भी आ रहा है। अबे लाला 2-3 सालों से शुरू हुआ है। और इन्हीं एफएलएन के तहत यानी कि बच्चा रे खेलन वाते अलग किट आ रही है, जिन मात की चित्र कुरियोड़ा है। मोर रो चित्र है, बच्चा ने पूछो भाई वो कहीं है? खरगोश रहेगा कहीं है? कुत्ता रो चित्र है वो कहीं भी है। जन वो मारवाड़ी में कहे भाई वो कुत्तो है या नहीं है? है या नहीं? मोर है, कबूतर है। तो ऐसे उसको शिक्षा दी जाएगी, खेल खेल के अंदर उसको खिलाया जाएगा। तो ये गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। तो की नहीं है पहले 5 साल की शिक्षा फाउंडेशन स्टेज किया करो, पूर्व प्राथमिक कक्षा लगाम कक्षा 2 तक आ चलेला। और इनमें आयु कितनी रहनी चाहिए? बच्चा री 3 साल रो बच्चो रह जन उन्हें स्कूल ले आवा पा। घरवालों री आधी टेंशन तो खत्म रहेगी कि बच्चों 3 साल रो रहे होते उन्हें स्कूल भेजना हो। 3 साल लगाए 8 साल तक और गतिविधि आधारित शिक्षण वेला। अब देखो अगली स्टेज। अब यदि वो यानी कि कक्षा 2 पार करन कक्षा 3 में जावेला, अब उन्हें कहीं करो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाने शुरू करो। तो अटे कहीं करो आप प्री स्टेज है, कक्षा 3 से लगाकर कक्षा 5 तक। यानी कि आप 5वीं क्लास तक का 2 भाग कर दिया। पहलो भाग हो, सेकंड भाग हो। इनमें इन कक्षा 3 उ लगान 5 तक पढ़ेला। आयु कितनी रहनी चाहिए? 8 साल हो। 8 साल तक रो बच्चो हो तो। फिर 8 उ लगान 11 साल तक आ स्टेज चलेला 5वीं क्लास। इनमें इनका ही रही सा शिक्षण प्रयोग आधारित पढ़ाई, यानी कि इसमें विज्ञान गणित कला इनको थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ाया जाएगा। और उनका थोड़ा थोड़ा यानी कि टेस्ट वगैरह का थोड़ा शेड्यूल लाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ाने की। और उसका यानी कि जो रथ है, बच्चे का जो रथ है पहले खेलने की तरफ था, उसको धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ मोड़ेंगे। उसको चित्रकला करवाएंगे, चित्र बनवाएंगे, है ना, गणित के अंदर यानी कि थोड़े बहुत पहाड़े याद करवाएंगे। ये चीजें इसके अंदर होगी। ये जैसे स्टेज पार होगी फिर अगली स्टेज के अंदर आएगा। ये भी 3 साल की है। इसे कहेंगे मिडल स्टेज। अब बच्चा कौन सी कक्षा में आ गया? अब टावरियो देखो, अटू दूसरी कक्षा पार कर दी, अटू तीसरी न 5वीं में अट रह गयो, तीसरी लगान चौथी 5वीं। अब अट आ गयो, अट है कक्षा छठी लगाए ना 8वीं तक, कक्षा 6 से लगाकर 8 तक। अब बच्चा री आयु रही है 11 साल लगाए 14 साल तक। 14 साल रो बच्चों जब तक रही 11 14, वो इन स्टेज रिमेन है की स्टेज या मिडिल स्टेज रिमेन। इनमें इनका ही रहला सा विषय आधारित पाठ्यक्रम। अब अटे सब्जेक्ट है, विषय आधारित पाठ्यक्रम यानी कि उन आपो हिंदी पढ़ावो, गणित पढ़ावो, अंग्रेजी पढ़ावो, है नहीं है? उन पर्यावरण पढ़ावो है तेती के भैया पृथ्वी अड़ी रहे, पेड़ पौधा अड़ रहे, ये चीजों अट बताओ। इसके साथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा, कौशल विषय, कौशल का विकास करना। कहने की कक्षा 6 से व्यावसायिक कक्षाएं लगाई जाएगी। अबे टाबरिया ने कहीं करो सा अपो कक्षा 6 हूं, वो चाइना में मॉडल चलिया करे। चाइना में स्कूल में ही जो उन्हें बच्चा ने घड़ी बनावनी सिखाए दे, पेन बनावनी सिखाए दे, है या नहीं है? दूसरी चीजों बनावनी उन्हें सिखाए दे, खिलौना बनावनी सिखाया करे। तो बच्चा ने जड़ी रुचि है उन क्षेत्र में डालिया करे। तो अपने भी अटकाई करो कक्षा 6 में जो भी बच्चा है जी, तो उन्हें पढ़ाई तो करवाओ सब्जेक्ट री, पर्यावरण वगैरह हिंदी सब पढ़ावा। लेकिन उन साथ साथ रे मैंने अपन बच्चा री रुचि किन में है, उन आधारित यानी कि बच्चा और खिलौना बनाना में रुचि यानी कि माटी रा, तो उन्हें माटी रो काम सिखाया था। बच्चा ने यानी कि किन्हीं कलाकारी मेहंदी बनाना में रुचि है बच्ची री, मेहंदी बनवानी सिखाओ।
है नहीं? ये छोटी-छोटी चीज़ें यूँ नहीं है कि पहले दिन जो मेहंदी मेन कलाकार बन गयो 3000 रुपए रोज़ रा छापे, नहीं। उसको धीरे-धीरे उसका हाथ जमेगा, धीरे-धीरे उसकी शुरुआत करेंगे, अपन नींव रखेंगे वहाँ पर कौशल की। तो यहाँ से कौशल की नींव रखी जाएगी, कौशल विकास। तो कौन-सी कक्षा से कौशल की नींव रखी जाएगी? यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण की शुरुआत कौन-सी कक्षा से होगी? तो कक्षा 6 से होगी, कक्षा 6 से होगी। ये याद रखना, ये ऐसा सवाल बनेगा आपके। और स्टेज कौन-सा है? मिडिल स्टेज यानी कि तीसरा स्टेज। अब अठ तक बच्चों पढ़ लियो धीरे-धीरे छठी, 7वीं, 8वीं क्लास रे में आई गयो। अब 8वीं क्लास रे में बाद में अब बार तो आप 11वीं क्लास रो सब्जेक्ट चूज़ करया करो। अठू कहीं रही सा क्लास 9 तू अठे 4 साल सेकेंडरी स्टेज आएगी। अठे कहीं है कक्षा 9 लगान 12 तक है। आयु कितनी है? 14-18 साल है। अठे बच्चा ने इच्छा अनुसार विषय लेवना रे आजादी देता हूँ। पहला 11वीं क्लास रे में आपको सब्जेक्ट लेवता आपने वे भी फिक्स था कि आपने यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आपने साइंस लो। आपने आर्ट्स और जियोग्राफी पढ़नी है तो आपने आर्ट्स चीज लेनी पड़ी और आपने कॉमर्स लेनी पड़ी। अटू सब्जेक्ट सब हटाई दिया। कक्षा 9 तू अब बच्चा ने कह दियो कि भाई थारी रुचि किन में है, क्यों सब्जेक्ट तू पढ़नी चाहे। तो बच्चों के हिसाब मैंने तो हिस्ट्री पढ़नी है और साथ में मैं साइंस पढ़नी चाहूँ और साथ में मैं यानी कि इकोनॉमिक्स रो यानी कि कॉमर्स लेनी चाहूँ, है नहीं है अकाउंटेंट वगैरह वो लेनी चाहूँ सब्जेक्ट। तो बच्चों का ही करी अटू कोई भी सब्जेक्ट ले सके, कोई भी सब्जेक्ट। अब पहला बड़ा को नहीं कि आपने 3 सब्जेक्ट लेना है तो आपने साइंस लेनी है तो आपने फिजिक्स पढ़नी पड़ेला। आपने आर्ट्स लेनी है तो आपने हिस्ट्री पढ़नी पड़ेला। नहीं, बच्चे की रुचि है कि मैं पॉलिटिकल पढ़ूँगा, साथ में मैं यानी कि फिजिक्स पढ़ूँगा और साथ में मैं यानी कि एक चित्रकला वाला लूँगा तो तीनों सब्जेक्ट ले सकता है वो। इस तरीके का फ़ॉर्मूला अब लागू हो रहा है। यानी कि बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। मेरी इच्छा हुई मैं मैथ पढूँ और साथ में मेरी इच्छा है कि मैं ज्योग्राफी पढूँ और साथ में मेरी इच्छा है कि नहीं मैं तो कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट लूँ, तो भी ले सकता है, चित्रकला वगैरह, म्यूजिक वगैरह कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। तो कक्षा 9th से ही ये ध्यान रखना आपको, कौन-सी कक्षा के बच्चे को विद्यालयी शिक्षण के अंदर विषय चुनने की आज़ादी प्रदान की जाएगी, तो कक्षा 9 से प्रदान की जाएगी। ये है चुनने की इच्छा अनुसार चुनने की आज़ादी। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है। 4 स्टेज है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। पहली जो कोई स्टेज है वो कक्षा दूसरी तक है। दूसरी जो कोई स्टेज है वह तीसरी लगान 5वीं तक है। तीसरी स्टेज है वह छठी लगान 8वीं तक है और चौथी स्टेज है 9वीं लगान 12वीं तक है। बस इतो सो फॉर्मूला याद रख लो और छठी कक्षा में उन्होंने शिक्षण स्टार्ट करवा दो कौशल शिक्षण यानी कि उन कलाकारी वगैरह और जो कोई इच्छा है जो और 9वीं क्लास उन्हें सब्जेक्ट दरवा दो इच्छा अनुसार। बस इतो है इनमें ज्यादा की नहीं है। आगे देखिए। अगला जो है यहाँ से आपके एक-एक पॉइंट से सवाल बनेगा। तो कुछ भी सवाल बन सकता है इसलिए मेन-मेन पॉइंट में लेकर आया हूँ। एक-एक पॉइंट बिल्कुल सरल भाषा में अपन समझेंगे। वो है कि कक्षा 5 तक, कौन-सी कक्षा है? कक्षा 5 तक स्थानीय मातृभाषा में। अटे भले ही देखो मारवाड़ रो है, तो उन्हें मारवाड़ी में पढ़ाओ। हाड़ौती रो है, तो उन्हें हाड़ौती भाषा में पढ़ाओ। आपने क्षेत्रीय अनुसार आपरी भाषा और उन गोडवाड़ रो है, तो गोडवाड़ी में पढ़ा सको। यानी कि बच्चा ने कहीं करनो, आपरे क्षेत्र अनुसार पढ़ावनो। आप मातृभाषा रो सिस्टम है। कक्षा 5वीं तक तो आपने मातृभाषा में पढ़ाना है बच्चा ने। बच्चों के नहीं आप पैर नीन टोंग किया करो तो अपन पढ़ावनो पड़ी था टोंग है। पैर नीन टोंग है या नहीं है? अब विवाह ने के वो ब्याह है। बच्चा लड़का ने केहो को तो छोरो है, लड़की ने केहो आ छोरी है कि नहीं? एड़ा एड़ा मारवाड़ी शब्द है या फिर जो जिन इलाका में ने जो शब्द बोली जिया करे वेड़ा वेड़ा शब्द अपो गाँव में ले पर ने उन्हें पढ़ावा बच्चा ने ताकि बच्चा रे में इन्हें जल्दी उन्हें दिमाग में सेटल है। एक तो घरे भाषा बोले मारवाड़ी बोले फिर स्कूल में आने एकदम हिंदी में फिर वो अपनी यानी कि जो भावनाओं वे व्यक्त नहीं कर सके। उन खातर अपो कहीं करियो सा बच्चा ने कियो भाई आप रे पहुंची तक तो मातृभाषा में पढ़ाओ ताकि इन होर समझ में आवे रोमू जो मैं आपने मारवाड़ी में पढ़ा रही हूँ देख लो है कि नहीं है? वेड़ो और वेड़ो स्कूल में भी पढ़ावनो है मने क्या भाई आप बच्चा है वो मारवाड़ी में पढ़ाओ और मैं खुद प्रयोग करो इन चीज रो कि भाई बच्चा ने अरो मुकिन में समझ में आवे मारवाड़ी में समझ में आवे तो मैं मारवाड़ी में बता दो उन्हें और आप भी मार सा पढ़ो जना आपने भी यूं पढ़ावनो है जिन क्षेत्रों है तो उन क्षेत्रीय भाषा में आपने पढ़ाना है बच्चा ने। इसे कक्षा 8 या उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार की इच्छा है कि भाई नहीं 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो भी सरकार ऐसा कर सकती है। वैसे पास तो याद रखना ही रखना है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता के निम्न में से किनके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे। एक जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इस पर सवाल पहले पूछ लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नाम परिवर्तन कर दिया इसका और शिक्षा मंत्रालय कर दिया। नई शिक्षा नीति के तहत हुआ है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे अब कहते हैं अपन शिक्षा मंत्रालय।
आगे देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य है भारतीय मूल्यों, जो भारतीय जो मूल्य हैं, यानी कि जो को अपनी जो को संस्कृति है उन अनुसार शिक्षा देवनी। भारतीय मूल्य शिक्षा प्रणाली द्वारा भारत को यानी कि वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, यानी कि विश्व के अंदर भारत सबसे आगे जाए, ऐसी शिक्षा पद्धति अपन को भारतीय मूल्यों के साथ में लागू करनी है। तो इनमें नु दो तीन सवाल आप इंपोर्टेंट है। कक्षा 5 तक स्थानीय भाषा में आप शिक्षा देवला, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग री अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेला, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम परिवर्तन करना पकाई रख दियो, शिक्षा मंत्रालय रख दियो। अगलो देखो, अभी ने नई शिक्षा नीति में ने कितना भाग है कितना अध्याय है वो आपने याद रखना है। कि नई शिक्षा नीति में ने 4 भाग है और 27 अध्याय है। कितना भाग है? 4 भाग हैं, 27 अध्याय हैं। देखो वे तो है दी स्टेज अब पढ़ी नहीं, वे स्कूल री स्टेज है, लेकिन उन्होंने 4 भाग करिया। 4 भाग और 27 अध्याय। सीधा सो सवाल आवेला कि नई शिक्षा नीति 2020 को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है और 27 अध्याय हैं। अब देखो पहलो भाग जो है नी, उनमें ने तो स्कूली शिक्षा के बारे में बताइडो है कि भाई 12वीं तक आपने शिक्षा किकर मिलेला, वो है स्कूली शिक्षा के बारे में। पहला भाग में स्कूली शिक्षा है। दूसरो जो भाग है उनमें उच्च शिक्षा यानी कि कॉलेज री शिक्षा के बारे में लिखियोड़ो भाई कॉलेज में ने बच्चा ने किकर शिक्षा मिलेला और उठे किकर अपन नियम कायदा लागू करोला। तो वो दूसरा भाग में उच्च शिक्षा, पहले भाग में स्कूली शिक्षा स्कूल के बारे में, दूसरा भाग में कॉलेज री शिक्षा, तीसरो भाग में है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे यानी और अलावा कोई चीज रहे तो वह तीसरा भाग में है, और चौथा में है क्रियान्वयन की रणनीति यानी कि इन सबको अपन लागू कैसे करेंगे। वो सारी रणनीति इसके अंदर है। कहाँ से पैसे आएँगे, कैसे लगाएँगे, जीडीपी का कितना यानी कि शिक्षा पर खर्च करेंगे, ये भी सवाल बनेगा और पूछा गया है, वो भी बताएँगे अपन। तो देखो की नहीं है, पहलो जो को भाग है उनमें न स्कूल के बारे में है, दूजो जो को भाग है वो कॉलेज के बारे में कि स्कूल बच्चों छोटे कट जाए कॉलेज में जाए, और तीसरो भाग है जो और दो रे अलावा कोई मुद्दो रहे तो तीसरा में डाल दियो, और चौथा मेन है कि भाई और तीनों की लागू करो पपाया कटो आय के इनकम सोर्स रही वे सारी चीजों कटे हैं चौथा भाग में। बस ये 4 भाग याद रखना, इन अलावा की नहीं है। आगे देखो अपन अबे पहलो भाग पढ़ोला स्कूली शिक्षा, और मेनू भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों हैं वे मैं आप रे लेना है हो। तो वन अपन नोट्स रूप में है, आप आराम से वन बढ़िया लिख पड़ा नहीं याद करता चल जाओ। आगे देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा सीखने की नींव, ये जो मेन पॉइंट है इसका पहला पॉइंट। इसके अंदर क्या क्या है, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, यानी कि बच्चे की गुणवत्ता के आधार पर 2030 तक इसे लागू करना है। और बाल्यावस्था देखभाल यानी कि बच्चा जब छोटा है तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे स्कूल के अंदर, वो सारी चीजें हैं। गतिविधि आधारित शिक्षा होगी, कक्षा 2 तक अभी पढ़ा था, प्रारंभिक शिक्षा के लगा कक्षा 2 तक गतिविधि आधारित शिक्षा। पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा, तो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। एनसीईआरटी जो है वो इस शिक्षा मंत्रालय के अधीन रहते हुए, एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के अधीन रहते हुए एनसीईआरटी जो है ये सारा पाठ्यक्रम रेडी करेगी, यानी पूरा पाठ्यक्रम तैयार करना जिम्मेदारी किन दिदोड़ी है, एनसीईआरटी दिदोड़ी है। अटे जो को स्कूल में गांव में आपने पढ़ना ठा रहे तो आंगनवाड़ी केंद्र लिया करें। तो अब आंगनवाड़ी केंद्र ने भी हाईटेक करना, પણ मैंने भी बच्चों बेंच और व्यवस्था करनी, बच्चों ने किताब उपलब्ध करवानी, बच्चा ने उठूं मूलभूत शिक्षा उपलब्ध करवानी है नहीं कि भाई खेल खेल में इनकी कर सके तो खिलौना उपलब्ध करवाना। तो आंगनवाड़ी ने अब कहीं करी सा धीरे धीरे, पहले आंगनवाड़ी अलग थी, अब धीरे धीरे उन्हें स्कूल जोड़ दी क्योंकि बच्चों 3 साल रहे होते ही आंगनवाड़ी में जाया करे। तो अब आंगनवाड़ी इनकट जोड़ दी, स्कूल में जोड़ दी, तो सीधी आंगनवाड़ी ने स्कूल दोनों शामिल चले लाभे, एक जगह भी जो स्थापित कर देला ताकि बच्चों सीधो आंगनवाड़ी और स्कूल में कन्वर्ट रह जाए, है नहीं। अब देखो, ईसीसी शिक्षकों के कैडर की शुरुआत। ईसीसी शिक्षक का मतलब होता है कि जो प्रारंभिक जो बच्चे हैं जो 3 से लगा करके अपनी कक्षा दूसरी तक पढ़ेंगे, उनके लिए अलग टीचर होंगे, उनके लिए अलग टीचर का कैडर बनाया जाएगा ताकि वो इन बच्चों को खेल खेल के अंदर कैसे पढ़ाए, वो उनका यानी कि शिक्षण विधि के द्वारा उनको यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई आपको इस तरीके से छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चे 3 साल का बच्चा भगवान का रूप होता है नहीं है, तो उसको आप कैसे पढ़ाओगे, उसको कैसे सिखाओगे आप खेल खेल के अंदर, तो वो ट्रेनिंग अलग होगी। तो उसके लिए एक अलग से कैडर बना दिया, वो है ईसीसी कैडर। एनटीटी जो आपने कोर्स का नाम सुना होगा, एनटीटी वो इसी के अंदर आएंगे, यानी कि उनका जो शिक्षण है वो इन्हीं बच्चों के लिए है। आगे देखिए, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि केयर एंड एजुकेशन टीचर, ये इसका पूरा नाम होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों को अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जब तक इनकी भर्ती होगी तब तक यानी कि जो स्कूल के टीचर्स जो हैं, जो 5वीं 8वीं तक के जो टीचर्स हैं प्राइमरी और उच्च प्राइमरी के, यानी कि इनको अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप भाई इनको कैसे लागू करोगे, धीरे धीरे कैडर बन जाएगा, नई भर्तियां भी आएगी। देखो यहाँ से नई भर्तियों की राह भी खुलेगी। इसी से ये शिक्षण यानी कि विधि जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय, एन शिक्षा मंत्रालय मैंने कहा था, एनसीईआरटी इसके अधीन कार्य करेगा। आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम शालाओं में भी ये चलाया जाएगा, आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर भी शिक्षा नीति को लागू करने की पूरी सरकार की कोशिश है। ईसीसी योजना के अंदर कौन कौन से मंत्रालय हैं? देखो ईसीसी योजना में
एक तो शिक्षा मंत्रालय आई, है या नहीं है? तो शिक्षा देवनार संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय है। अब बच्चों छोटो हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी भागीदारी रही इनमें ने, तो और लो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अब बच्चा रे यानी कि स्वास्थ्य रो भी ध्यान राखनो है। इन नई शिक्षा नीति में है कि बच्चा रो स्वास्थ्य रो परीक्षण करोला, उन माते सरकार एक ऐप दी दो, ऐप डाउनलोड कराए टीचर कनु के भई आप स्वास्थ्य ऐप है, इनमें ना आपने पूरी बच्चा री सवाल पूछन उन्हें एंट्री करनी है और बच्चा रा आँखें और संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें ऑपरेशन रेवे, चश्मा देवे सरकार। ये तो बार शुरुआत रही। यानी कि ये सब नई शिक्षा नीति तहत वेरी है। स्कूल और में इन्हें शुरुआत वे चुकी है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बेड़ी गालियो और जनजाति जो को मंत्रालय है उन्हें भी बेड़ी गालियो कि भाई आप आने इनमें न भागीदारी करो, आपके क्षेत्र में इन्हें निकी कर लागू करो। तो उन चार यानी कि मंत्रालय इनमें न भागीदारी है। 5 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा है वो बाल वाटिका में पढ़ेगा। वो बाल वाटिका ही है। 5 वर्ष तक का बच्चा, 3 से लेकर 5 साल तक का बच्चा बाल वाटिका में पढ़ेगा, यानी कि एलकेजी यूकेजी टाइप में। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान ये क्या है देखिए, प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक, अब आप कहीं करो उन खेल खेल रहे मैंने संख्यात्मक ज्ञान करवाओ। बच्चों खेल तो रही, उन पे हेत देती आप ही काम देखो आ 1 2 3 है, बॉल रख दी क्या भैया 1 2 3 3 बॉल है तो गिनती सीख रही है नहीं है। तो उन्हें यानी कि इन तरीकों आपको सिखाने कोशिश करना, संख्यात्मक ज्ञान देवो कट तक देवणो है कक्षा 3 तक। इन वास्ते सरकार यानी कि निपुण अभियान चलायो और निपुण अभियान रे महीने एक एफएलएन कार्यक्रम है वो भी अपन पढ़ो लागे। एफएलएन कार्यक्रम है वो इन्हीं से संबंधित है। 3 साल कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए एफएलएन कार्यक्रम है। कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता यानी थोड़ा बहुत यानी कि वो पढ़ना लिखना सीख जाए और उसको संख्या ज्ञान हो जाए, वो भी खेल खेल के अंदर अपन सिखा देंगे। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना होना चाहिए, यानी कि मारसारो और टाबरियरो कितना टाबरियर माते कितना मारसा रहना चाहिए, उन्हों भी सरकार अनुपात तय करियो कि यदि सामान्य क्षेत्र के अंदर है तो वहां पर यानी कि 30 अनुपात 1, 30 बच्चों पर एक टीचर होने चाहिए। 30 बच्चों पर एक टीचर होने चाहिए। और जो वंचित समुदाय है, वंचित जो समुदाय वाला क्षेत्र है, वहां पर जो है वो 25 अनुपात 1 होना चाहिए। 25 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है, ये शिक्षा नीति में स्पष्ट कर दिया है। वैसे सामान्य तौर से तो 30 अनुपात 1 है, 30 बच्चों पर एक। और वंचित जो समुदाय है उनके क्षेत्रों के अंदर 25 पर एक टीचर होना चाहिए। अब देखिए, एनसीईआरटी ये केंद्र के अंदर है और एससीईआरटी ये स्टेट के अंदर राज्यों के अंदर होती है। कक्षा 1 के विद्यार्थियों हेतु 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। कक्षा यानी कि 3 महीना रो एक आने की अलग प्रोग्राम बनाए सरकार, क्या भाई ये बच्चा इनमें ने किक कर अपोसिका पूरी गाइडलाइन आया करे उन अनुसार अपने काम करना पड़े। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हेतु राष्ट्रीय भंडार की स्थापना की जाएगी। एक राष्ट्रीय भंडार बनाओ जिनमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान रो भी रही। बाल साहित्य उपलब्ध करवाओ और गांव में ने लाइब्रेरी खोलावा, वो भी इन शिक्षा नीति में है। आ गांव में लाइब्रेरी खोलना री भी बात भी नई शिक्षा नीति में ने की है। नियमित स्वास्थ्य जांच मैंने कहा था अभी कि भाई एक ऐप आ गए हैं और टीचरों को वो ऐप डाउनलोड करवाए गए हैं। वो हमें डाउनलोड करवाया भाई। आपको क्या करना है, स्कूल के आपके बच्चे जो हैं, अब क्लास टीचर भाई अपने बच्चों का उसके अंदर यानी कि इन्वॉल्वमेंट आता है और आपको सारी चीजें उसमें भरनी पड़ती है बच्चे को देख करके। यानी कि अब कहीं करिए साहब मार्स एंड डॉक्टर बनाई दिया क्या भाई आप स्वास्थ्य री जांच करो, आपने हैंग कॉम करना है। आप मार से बनोला तो आपने स्कूल में ने यानी कि बच्चों खानो भी बनवानो पड़ेला, कदी बाई जी नहीं आए तो आपने खानो भी बनानो पड़ी। यानी कि आपने कुक भी आनो જોઈએ, यानी कि खानो बनानो भी आनो જોઈએ, आपने पढ़ावनो भी आनो જોઈએ, आपने साफ सफाई रो काम भी आनो જોઈએ, आपने डॉक्टर भी बनाई दिया देखो स्वास्थ्य री जांच भी करनी आनी જોઈએ। यानी कि मार्स ऑलराउंडर है और रहनो भी चाहिए। आपको एक शिक्षक हैं तो समाज आपसे अपेक्षा करता है कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, है या नहीं है। और ऑलराउंडर रहना पड़ेगा। अभी एसआईआर वाला काम चल रहा है, बीएलओ है नहीं, निर्वाचन विभाग की आपकी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है टीचरों पर। और टीकाकरण ये भी इसके अंदर है। ड्रॉप आउट में कमी व शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच। ड्रॉप आउट रो कोई मतलब है, देखो एक शब्द है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट रो मतलब रिया करे कोई बच्चों स्कूल आओ तो और उन्हें बीच में कहीं करियो सा स्कूल छोड़ दी, या फिर उन्हें कहीं करियो जैसे मान लो कोई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हैं या फिर जो आदिवासी समुदाय के हैं, वो क्या करते हैं जो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं तो ये एक जगह रहेंगे 2 4 महीने फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, है या नहीं है। या फिर कोई बच्चा स्कूल आ रहा है लेकिन घर की परिस्थितियों की वजह से वो बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया, तो आपको क्या करना, आप एक टीचर के नाते वहां पर जाओगे, बच्चे से वापस संपर्क करना है, उसको वापस स्कूल से जोड़ना है। यानी कि जो ड्रॉप आउट हो गया, यानी कि स्कूल से जो आउट हो गया, बाहर चला गया, किस परिस्थिति में गया, क्यों गया, कारणों का पता करना है और उसको वापस आपको स्कूल से उसको जोड़ना है ताकि बच्चा स्कूल के अंदर आए। देखिए, यदि सही हकीकत की बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, मैंने खुद ने देखा है ये, हमारे उधर भी हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बच्चों को यानी कि माता-पिता क्या करते हैं, या तो भैंसे चराने यानी कि दूसरों के घर पर रख देंगे या फिर यानी कि उनको मज़दूरी पर भेज देंगे। ये हकीकत है।
ये देखो धरातल पर ये चीज़ें हैं, अपन नहीं मानेंगे लेकिन हैं ऐसी चीज़ें जो आदिवासी बहुल्य इलाके हैं या जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। माँ-बाप कहीं करी सा दूसरों को पया ले ली उधार और फिर पया नहीं चुकाई और कम चुकवजे कोनी जन बच्चों कहीं करी उन राख दे के भई और सफाई करीन, भैंसो चराईन और ओ काम करी। जन बच्चों कहीं करे कि स्कूल ड्रॉप आउट रह जाए, स्कूल छोड़ दे वो। स्कूल में नाम तो चले लेकिन ड्रॉप आउट श्रेणी में आई जावे। उन स्कूल ने जोड़नो, बच्चा ने पाछो बुलावनो, स्कूल में जोड़नो, उन पढ़ाई करावणी, ए सारी अपनी जी नैतिक जिम्मेदारी है अपनी। तो नैतिकता माते भी जोड़ दीधोड़ो इन माते। वंचित समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इसके अंदर और छात्रों को कक्षा से जोड़ना। आगे देखिए, समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर अधिगम, यानी कि बच्चा ने एड़ो पढ़ावणो ताकि बच्चा ने पढ़नार में रुचि आवे। पूरो समग्र तरीको उन पढ़ावणो, आनंददायी रूप पढ़ावणो उन्हें। है नहीं यूं नहीं एक बोर कर दियो उन्हें बस किताब है रटा ली के भाई फलाना फलाना नहीं। उसको जोड़ो अपने साथ, एंजॉय करो उसको। है नहीं, आपको एंजॉय करना पड़ेगा बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। आप मार सा पढ़ो जन टाबरियों ने यूं घेरो गाल में बैठ पड़ा आपने पढ़ाना पड़ी हंसी मजाक करनी पड़ी। जन टाबरिया आप जुड़ी, है नहीं। तो वे बच्चा कहे हाँ नहीं नहीं। एक वो पूछो कि भाई एक गुब्बारा लेंगे उसके अंदर यानी कि अपन उसको कैसे उड़ा फटाबरिया के और मार सा मारे गुब्बारा लायान मारे उस दिन लायान। है नहीं है कोई यानी कि जो त्योहार की बात आएगी भाई इस त्योहार पर कौन सा मनाते हैं यानी त्योहार कैसे मनाते हैं टाबरिया के हमारा मिठाई बनाई वाह बनाई। तो बच्चों को क्या करना आनंद के साथ पढ़ाना है। ये सारी चीजें इसके अंदर है। विद्यार्थियों का समग्र विकास करना, हर एक फील्ड के अंदर उसका विकास करना, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना। यानी कि जो को बच्चा जो को बैग रू बोझ लेने स्कूल जा रिया है, सरकारी नीति है कि इन बैग रे जो को बोझ ने बच्चों रे जितो वजन नहीं है उन्हों ज्यादा बैग रो वजन है। वे टाबरिया फिर लारा हाल नहीं हो दौरा दौरा हाल है। तो सरकारी इच्छा है कि भाई इन्हें बैग रो जो को बोझ है किताब और बोझ ने कम करना और उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देनी ताकि बच्चों भविष्य में इन्हें सफल व्यक्ति बन सके। प्रयोग आधारित अधिगम, यानी कि प्रयोग के आधार पर उनको सिखाना। कोर्स चुनाव के विकल्प, अभी मैंने बताया था कि 9th क्लास के बाद में आपको विषय चुनने की आजादी होगी। तो कोर्स चुनाव विकल्प, त्रिभाषा फॉर्मूला, एक ये याद रखना। नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट है। यानी कि कम से कम 2 भारतीय भाषाओं के अंदर आपको शिक्षण व्यवस्था की जाएगी और प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा, मातृभाषा करना इसको। प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा, मातृभाषा मैंने बता दिया आपको। और 2 कम से कम भारतीय भाषाओं में आपको शिक्षा लेनी है। भारतीय साइन लैंग्वेज, ये देखिए, देश में मानकीकृत करना यानी कि सांकेतिक भाषा। कोई बच्चा है जैसे दिव्यांग है, वो यानी कि बोल नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है, लिख नहीं पाता, तो उनको संकेतों के माध्यम से समझाना। ये इस शिक्षा की भी भारत के अंदर व्यवस्था होगी नई शिक्षा नीति के अंदर। अब बच्चों को यानी कि इशारों के अंदर कैसे पढ़ाया जाए, इशारों के अंदर कैसे समझाया जाए, है ना। उसकी भी यानी कि इसमें व्यवस्था की गई है और नैतिकता के आधार पर ध्यान देना, उसमें नैतिकता का विकास करना, एक अच्छा नागरिक बन सके। योगात्मक की जगह नियमित व रचनात्मक आकलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सा पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति में किस प्रकार के आकलन पर बल दिया गया है। योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन या फिर नियमित और रचनात्मक आकलन या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें होगा नियमित व रचनात्मक आकलन। नियमित का मतलब होता है कि उसकी हमेशा मॉनिटरिंग करनी है। नियमित का मतलब होता है नियमित रूप से उसकी मॉनिटरिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि एक बार बच्चा एडमिशन ले लिया, फिर 2 महीने बाद उसका टेस्ट लेकर देखेंगे कि भई इसकी क्या प्रोग्रेस है, फिर वापस अर्धवार्षिक, फिर वापस वार्षिक में ही पता चलेगा भई बच्चा कहाँ जा रहा है। नहीं, हर सप्ताह के अंदर, हर एक यानी कि महीने के अंदर उसमें टेस्ट वही होंगे और आपको उनका बच्चा का यानी कि मूल्यांकन करना पड़ेगा नियमित रूप से। और रचनात्मक आकलन, पहले देखो योगात्मक आकलन था, यानी कि एक ही साथ होता था। अब रचनात्मक आकलन होता है, यानी कि बच्चे की हर क्षेत्र का यानी कि उसके अंदर बायोडाटा आता है। एक 360 डिग्री कार्ड बनता है बच्चे का, है नहीं है? उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है। उसके अंदर यानी कि उसको ग्रेड दिए जाते हैं। तो उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। आप यदि ग्रेड कार्ड कभी स्कूल के अंदर यदि आप टीचर हो, यदि कोई टीचर लगा हुआ वो वीडियो देख रहे हैं यानी कि अपने जो ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो भी अच्छी बात है। आप स्कूल के अंदर आपने देखा होगा। लेकिन जो साथी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने आस-पास के स्कूलों में कभी यदि मौका मिले तो वहां जाकर आप योगात्मक कार्ड देखना। उनका पूरा कार्ड सारा लिखा हुआ उसके अंदर, बच्चे को बोलने के अंदर कौन कौन से हैं, ये झिझकता है नहीं झिझकता है, स्टेज पे बोल सकता, सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है। तो ये होता है यानी कि उसका रचनात्मक आकलन करना। आगे देखिए, बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाना। बोर्ड का जो बोझ है बच्चे या टेंशन में आ जाता है। 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, बोर्ड के अंदर या रातों की नींद हराम हो जाती है, घर वालों की भी हो जाती है और बच्चों की भी। अब हैंग जना परेशान रह जाए बोर्ड की परीक्षा होते ही। तो सरकार चाह रही है कि बोर्ड जो फोबिया है नी, इन्हें कम करना हो। अब साल में इन्हें राजस्थान में भी बात चल रही है। अब 3-4 दिन पहले न्यूज थी कि भाई बोर्ड अपन 2 करवाओ, यानी कि 2 एग्जाम साल में रही। बोर्ड रा भी 2 एग्जाम रहेला। एक तो यानी कि जेटा हाफ ईयरली है उटे भी एक एग्जाम करवाओ और आगे भी एक एग्जाम करवाओ। जो कॉलेज रे मेन सिस्टम लागू किदड़ो है, वैसा वैसा सिस्टम अपन के स्कूल में भी करना है या नहीं है? तो साल में 2 बार परीक्षा करवाने का, ताकि बच्चा यानी कि रेगुलर रूप से बनी रहे, ज़्यादा एक समय बोझ नहीं आवे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2021 बनाई जाएगी कि इसको सारी नियम के अनुसार कैसे लागू करना है। सारी एक पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाएगा, कौन बनाएगा? एनसीईआरटी बनाएगा।
राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि परख, याद रखना। परख का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक। ये याद रखना परख। परख में क्या होगा? इसमें मैंने कहा था, देखो विद्यार्थी का 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड तैयार किया जाएगा। यानी कि ये आकलन करना है। परख का मतलब होता है बच्चे का आकलन करना। इसमें प्रदर्शन मूल्यांकन यानी वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है उसकी समीक्षा करना, समग्र विकास के लिए ज्ञान विश्लेषण करना, अचीवमेंट सर्वे का आयोजन, एक सर्वे भी होता है, सॉरी, अचीवमेंट सर्वे का आयोजन भी करना, अभिभावकों की मूल्यांकन तथा बच्चों की समग्र विकास से यानी कि भागीदारी, अभिभावक भी आएंगे, वो भी बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, व्यापक मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन तथा परीक्षा में सुधार कैसे किया जाए, वो सारा इस परख के अंदर आएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाया जा रहा है, जो निजी तथा सरकारी स्कूल, इसमें निजी भी है, निजी प्लस यानी कि गवर्नमेंट, निजी प्लस गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, निजी तो बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है, उनके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा जो यानी कि उनकी मॉनिटरिंग करेगा। ये थोड़ा याद रखना। अगला देखिए, आगे है शिक्षक। शिक्षक की क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी? तो शिक्षक की जिम्मेदारी क्या क्या रहेगी? देखिए, एक सॉफ्टवेयर आधारित स्थानांतरण होगा, यानी शिक्षक के बारे में इस नीति में क्या कहा गया है कि भाई आपका जो ट्रांसफर होगा वो एक सॉफ्टवेयर के आधार पर होगा, यानी कि सारा सिस्टम ऑनलाइन चलेगा। दूसरी चीज है कि टेट एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। विद्यालय के पास में आपके लिए मकान उपलब्ध करवा देंगे धीरे धीरे, और गैर शैक्षणिक कार्यों से आपको यानी कि रोक दिया जाएगा। यानी गैर शैक्षणिक कार्य का मतलब होता है कि आपको पढ़ाई के अलावा जो जो आप काम करते हैं उन सब पर रोक लगवा दी जाएगी। ये भी शिक्षा नीति के अंदर है, जैसे बीएलओ वगैरह का काम है, ये सारा रोक दिया जाएगा। लीडरशिप प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, आपको यानी कि लीडर प्रशिक्षण का मतलब होता है आपको स्कूल को कैसे मैनेज करना है, लीडर कैसे बनाएंगे आप, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों हैं तो विशिष्ट शिक्षकों का प्रावधान। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि जो बच्चा जो दिव्यांग है, जो यानी कि सीडब्ल्यूएसएन का बच्चा है, वो नहीं सीख पाता है, यानी कि वो अपनी तरह नहीं पढ़ पाता है सामान्य बच्चे की तरह, तो उसके लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करना। देखो विशेष शिक्षकों भर्ती भी आ रही है, तो आगे भी आएगी। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कोर्स। एकीकृत बीएड कोर्स तो वैसे ही लागू भी हो गया है, तो ये 4 साल वाला इस नई शिक्षा नीति के अंदर दिया गया है। उसके बाद में ही इसको लागू किया गया है। अगला देखिए साथियों, समतामूलक समावेशी शिक्षा। देखिए अपन सबसे लास्ट में इसमें एक स्लाइड वो भी बनाई गई है, जो पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में क्या अंतर है, परख, प्रखर और निपुण, वो भी क्या है, वो सारा एक तुलनात्मक रूप से भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसी के अंदर है। वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देना, जो बच्चे यानी कि जो वंचित समूह के हैं, जो स्कूल यानी कि जिनकी स्थिति सही नहीं है, उन पर विशेष ध्यान देना। परिवहन है तो साइकिल वितरण, यानी कि बच्चा स्कूल आराम से आ जाए उसके लिए साइकिल देना। डीबीटी द्वारा छात्रवृत्ति देना, अभी भी दी जा रही है डीबीटी ऑनलाइन माध्यम से बच्चे के खाते के अंदर। ट्रांसजेंडर है तो जेंडर समावेशी नीति का गठन करना, एक यानी कि ट्रांसजेंडर के लिए जो थर्ड पर्सन है उनके लिए जेंडर समावेशी नीति भी बनाई जाएगी। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष शिक्षा के क्षेत्र घोषित करना, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ गए क्षेत्र हैं, जिनमें शिक्षा का स्तर कमजोर है, उनको विशेष क्षेत्र घोषित करके उनमें अलग से यानी कि व्यवस्था करना। और दिव्यांगों हैं तो विशेष प्रावधान, जो यानी कि दिव्यांग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करना, ये भी इसके अंदर है। आगे देखो, एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स में होगा कि एक क्षेत्र के अंदर जो एक माध्यमिक विद्यालय होगा उसको उसका हेड बना देंगे, और बाकी जो आंगनवाड़ी केंद्र और जो छोटे स्कूल उसके क्षेत्र में आते हैं वो सब उसके अधीन रहेंगे। यानी कि वो जो एक स्कूल है वो सबकी मॉनिटरिंग करेगा, वो इसके अंदर है। यानी कि इसके अंदर 5 से 10 किलोमीटर के जो भी स्कूल होंगे वो उसका एक माध्यमिक स्कूल वो उसका हेड बना देंगे, बाकी निचले ग्रेड वाला आंगनवाड़ी उसके अंदर आ जाएंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, ये भी बताया ही था कि कक्षा 3 तक के बच्चों को यानी कि संख्या ज्ञान करवाना है। और ये बुनियादी साक्षरता, ये देखो ये निपुण कार्यक्रम के तहत है। किसके तहत है? निपुण कार्यक्रम, निपुण अभियान चल रहा है। ये अभियान है, ये निपुण अभियान के अंतर्गत है, और उसके अंदर एक कार्यक्रम का नाम है एफएलएन। ये तो अभियान है, निपुण अभियान, निपुण अभियान के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है, वो है एफएलएन। एफएलएन यानी कि एफएलएन है, ये एफएलएन यानी कि जो मिशन है, इसके अंदर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला, नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये देखिए, आगे देखिए, एफएलएन की ट्रेनिंग भी होती है शिक्षकों के लिए। अभी जो शिक्षक लगे हुए हैं उनकी एफएलएन की ट्रेनिंग, 8वीं तक यदि टीचर पढ़ाते हैं तो उनकी एफएलएन की ट्रेनिंग भी होती है। तो यही एफएलएन है कि बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान आप कक्षा 3 तक कैसे करवाएंगे, वो उसमें बताया जाता है। स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों हेतु संस्कृत, देखो संस्कृत की बात आई है, संस्कृत व अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध करवाना, यानी कि बच्चे संस्कृत भी पढ़ सके और अपनी प्राचीन जो भाषा है, जैसे वो प्राकृत है, जो ब्राह्मी है, जो अपनी की पाली भाषा है, ये पढ़ सके। किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी, कोई भी भाषा पढ़ सकता है। फारसी भी है, मैंने बता ही दिया आपको। इसके लिए स्थापना होगी आयोग की, अनुवाद तथा व्याख्या संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। आगे भाग सेकंड, अब कॉलेज शिक्षा कैसी होगी? कॉलेज के अंदर क्या होगा? तो देखिए, कॉलेज के अंदर कॉलेज की ग्रेडिंग है तो प्रणाली लागू होगी। एक यानी कि प्रणाली को लागू किया जाए, ग्रेडिंग प्रणाली। कॉलेज में भी ग्रेडिंग प्रणाली आ जाएगी। 2030 तक प्रत्येक जिले में एक बहु विषयक संस्थान,
यानी प्रत्येक जिले के अंदर बहुत सारे विषयों वाला एक संस्थान बनाया जाएगा, जो बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज के अंदर भी सब्जेक्ट ले सकेगा। उच्च शिक्षा, मैंने बताया था देखो, स्कूली शिक्षा के अंदर, स्कूली शिक्षा में तो करना है अपन को 100% सकल नामांकन, और इस उच्च शिक्षा के अंदर यानी कि 50% तक यानी कि इसको लक्ष्य रखना है। यानी स्कूल में जो 12वीं तक बच्चों पढ़ ली, उन बाद में ने अपन उद्देश्य रहना जो 50% जो को बच्चा स्कूल कर दी, वे स्कूल, मान लो स्कूल तक तो 100% बच्चा पढ़ाना है, उन पचे 50% अपन टारगेट है, 50% बच्चा तो मान लो धंधा में जावे तो जावे, लेकिन लाला 50% ने अपन कॉलेज जोड़ना है और उच्च शिक्षा देनी है, और 50% है। स्नातक कार्यक्रम को बीच में यदि छोड़ सकते, अब आप बढ़िया चीज आएगी। अटू सवाल पूछेला आपने कि अभी यदि आप कॉलेज कर रिया हो, आप कॉलेज में एडमिशन ले लियो, आप 1 साल गया और आपकी घर की परिस्थिति सही नहीं हुई, आपने पढ़ाई में रुचि नहीं रही, आप गई और धंधा माते बेंगलोर ना आएगा, है नहीं है, तो आप वो 1 साल वेस्ट जाओ रहे, तो आप 2 साल पढ़ लिया, उन पर आप कॉलेज छोड़ दी तो वे 2 साल खराब रह जाता। अब ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या किया, यदि देखो, आप यदि 1 साल पढ़ लिया आप कॉलेज में ने, तो आपने कहीं देला एक सर्टिफिकेट मिलेला, क्या भाई आपने 1 साल कंप्लीट रखो, तो मान लो 1 साल इस पढ़िया आगे नहीं पढ़िया, तो उनमें तो आपने कहीं मिलेला सर्टिफिकेट मिलेला। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपने काम आ जाए। यदि आप 2 साल पढ़ने बाद में कॉलेज छोड़ दी, तो उठे आपने यानी कि एडवांस डिप्लोमा मिलेला, क्या भाई एडवांस पढ़ियोड़ा है, एडवांस डिप्लोमा मिलेला, यानी कुछ न कुछ इन्होंने शिक्षा कॉलेज की अर्जित की है, वो आपके काम आएगा। आप 3 साल पढ़िया और बाद में कॉलेज छोड़ी, तो 3 साल ही आपने डिग्री, अब बार मिले ही 3 साल पढ़ो आप, डिग्री मिले है, बीए बीएड है या नहीं है, बीए डिग्री मिले है। और आप यदि 4 साल आप रेगुलर कॉलेज में पढ़िया, तो शोध के साथ आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी, शोध के साथ, शोध पत्र के साथ आपको यानी कि स्नातक की डिग्री दी जाएगी, शोध के साथ। ये याद रखना। 1 साल पढ़िया तो सर्टिफिकेट मिलेला, 2 साल पढ़ने कॉलेज छोड़ दी तो एडवांस डिप्लोमा मिलेला, 3 साल पढ़ने कॉलेज छोड़ी तो आपने डिग्री मिलेला, और पूरा 4 साल पढ़िया तो आपने शोध रहती डिग्री मिलेला। याद रखना। आगे देखिए, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, अभी ये चल ही रहा है, अपन भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज के अंदर भी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, यानी कि विदेशी जो यानी कि बच्चे हैं वो भारत के अंदर आकर पढ़ सके, इसके लिए भी यानी कि प्रयास किए जाएंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये याद रखना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक बनाया जाएगा, जिसमें आपका पूरा स्कोर कार्ड जो है वो यानी कि उसके अंदर समाहित होगा कि आपकी जो गतिविधियां हैं, आपने क्या क्या अर्जित किया, तो सारा एक बायोडाटा जो है वो इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपके होगा। एम फिल को खत्म कर दिया जाएगा, जो एम फिल कार्यक्रम चल रहा है वो उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जो आईआईटी है, आईआईएम है, वेड़ी वेड़ी बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय री अपन कहीं करो स्थापना करना हो। आगे देखो, चिकित्सा और कानूनी विषय, इन दो को याद रखना, एक तो मेडिकल और एक लॉ, यानी कि जो चिकित्सा है और कानूनी शिक्षा है, इनको छोड़ करके पूरे उच्च शिक्षा हेतु एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाए, एक अपन आयोग बनावा, जो को कहीं करी सा, जो को चिकित्सा है मेडिकल डिपार्टमेंट, और जो को विधि रो है, जो को यानी कि जो कानूनी शिक्षा है वने छोड़ पर आने, बाकी सब और बात है, एक अपन नियामक आयोग बनाया दो, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। वो कहीं करेला कि इनमें ने 4 पार्ट रहेला, इन शिक्षा में 4 संस्थान रहेला। वे है राष्ट्रीय उच्चतर नियामकीय परिषद, एक है सामान्य शिक्षा परिषद, और एक है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, और एक है राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद। यानी कि उनमें ने भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए दो भाई, ओ काम वो करेला, दूसरो काम वो करेला, ठीक है ना। किन्ने छोड़ने हैं, चिकित्सा ने कानूनी विषय ने छोड़ने हैं, दो याद रखना, और में ना चीज लागू नहीं वेला। आगे देखिए, भाग 3 के अंदर अन्य विचारणीय मुद्दे, इसके अंदर अपन एक कृषि प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करेंगे। एग्रीकल्चर मान लो कोई बच्चे की रुचि है तो उसके लिए भी यानी कि इसके अंदर स्कोप होंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा में भी पढ़ावा, स्कूल में पहला पढ़ावा था, पहला तो कहीं फोगटा नंबर आ जाता अपने। हकीकत धरातल की स्थिति तो यही है कि ऐसे ही नंबर दे देते स्वास्थ्य शिक्षा कला शिक्षा, लेकिन अब उसमें अंदर यानी कि आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे बड़े अच्छी तरीके से। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 100 पर्यटन स्थलों की यानी कि पहचान करवाई जाएगी। अब देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्कूल और मेन कार्यक्रम भी चल रहा है। एक तो 100 पर्यटन स्थल तो है ही है, सरकार 500 रुपया प्रत्येक स्कूल ने दिया करे, कितना रुपया दिया करे, 500 रुपया दिया करे, 500 रुपये देती है। और उसके अंदर सरकार कहती है कि आप चार्ट लाओ, कलर लाओ, पेंसिल वगैरह लाओ, और बच्चों को यानी कि चार्ट पर कुछ गतिविधियां करने के लिए दो। बच्चा बैठा बैठा उस पर चित्र बनाएगा, उसके यानी कि ताजमहल बनाएगा, कोई मंदिर बना देगा, महल बना देगा, झील का चित्र बना देगा, है नहीं, पर्यावरण का बनाएगा। तो उसको यानी कि गतिविधि करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उसको 500 रुपये सरकार यानी कि प्रत्येक स्कूल को देती है। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक भाषा की अकादमी की स्थापना की जाएगी। 8वीं अनुसूची में ने आपकी जितनी भाषाओं हैं वहाँ सब और बातें अकादमी बन जाए अलग अलग, जैसे सिंधी है, ये अपने के जो अंदर यानी कि जो गुजराती है, अपने कश्मीरी है, डोगरी है, बोडो है, मैथिली है, संथाली है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है,
है या नहीं? तो इन सब के लिए क्या करेंगे अपन, अलग-अलग उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, इनके लिए अपन अलग-अलग अकादमी की स्थापना करेंगे। भाग नंबर 4, क्रियान्वयन की रणनीति। अब देखो इसको कैसे क्रियान्वित करेंगे, पूरे ढांचे को अपन कैसे लागू करेंगे, उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। तो पैसा कितना शिक्षा विभाग पर लगाना चाहिए? तो टोटल जीडीपी का 6%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। जो टोटल जीडीपी है भारत की, उसका 6% जो हिस्सा है, यानी 100 रुपया में इनू 6 रुपया आपने कटे खर्च करना है, शिक्षा माते खर्च करना है। तो 6% शिक्षा आयोग की भाई आप इन माते खर्च करो, नई शिक्षा नीति रहता। अब देखिए एनईपी 2020 के मूल उद्देश्य, अब इन उद्देश्य कई कई हैं। अटू सवाल पूछेला आपने, और अटे कंफ्यूजन रेवला इन खातर इन टॉपिक ने बढ़िया अच्छी तरीके पढ़नो है। और अटे पूछेला आपने कि भाई इन उद्देश्य कई कई है। देखो, अच्छे मनुष्य का विकास करना, बढ़िया आदमी बनावनो, लॉपर आदमी नहीं बनावनो, बढ़िया आदमी बनावनो। और जो तर्क संगत, जो तर्क के साथ अपने विचार दे सके, और कार्य करने में, कोई भी कार्य करने के अंदर सक्षम हो, और तर्क संगत उसके अंदर शैली विकसित हो। दूसरी चीज, रटन पद्धति, रटना हटावनो। और रटनार जगह आपकी ना विकास करना है, अवधारणात्मक यानी कि समझ का विकास करना है, अवधारणा के आधार पर उन चीजों को समझ सके, एक दूसरी चीज ने कनेक्ट कर समझ सके। यूनिट डंडा ठोके आगू मार सान लारे बच्चों रटे है कि हाँ नहीं भाई वो तो हो ही रही, यूं रटनो नहीं है। आपने समझाओ एक भाई आ देखो आ चीज यूं रही, आ चीज यूं रही, आ चीज इन कारण रही है नहीं, और पॉइंट जोड़ जोड़ ने समझाना, ये चीजों इनमें है। आगे देखो, नैतिकता, मानवीयता तथा संवैधानात्मक मूल्य, यानी संविधान के प्रति वो श्रद्धा रखे, ऐसे मूल्यों का अपन को विकास करना है। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं, कोई बच्चों देखो यानी कि कोई बाल काटनार मैंने, कोई यानी कि माटीरा जो सामान बनानार मैंने, कोई चित्रकारी मैंने, कोई यानी कि मेहंदी, कोई सिलाई में यानी कि अव्वल है, तो उन अनुसार उन्हें यानी उन क्षमताओं विकास करनो। दूसरी चीज, रचनात्मक तार्किक सोच और नवाचार। तार्किक सोच का उसमें विचार करना, यानी कि तर्क के आधार पर वो हर बात कहे, और नवाचार, नई नई चीजों को वो सीखे, ऐसी अपन करेंगे। सतत मूल्यांकन पर जोर, उसका यानी कि पूरा समग्र मूल्यांकन करेंगे बच्चे का। और इसके अलावा उत्कृष्ट स्तर पर शोध कार्य होंगे, शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार बनाना। मौलिक अधिकार वैसे अनुच्छेद 21 अपन का ए है, मौलिक अधिकार, उसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बढ़ा दिया गया है। भारतीय जड़ों व गौरव से यानी कि उसको जोड़े रखना। आगे देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति होती है इन तीनों के अंदर। ये मैं आपको तुलनात्मक रूप से लेकर आ गया। निपुण क्या है, परख क्या है, और प्रखर क्या है। देखो, प्रखर के लिए अपना एक अलग से वीडियो है, शिक्षा विभाग की योजना है, उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन निपुण, परख और प्रखर, इन चीजों को देखिए। निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। ए नॉम पूछल, घणई दोरा है, इंग्लिश रा नॉम है, लंबी लंबी स्पेलिंगो है, याद करना में पण जोर आवेला। लेकिन अटू सवाल आ सके कि यानी कि निपुण रू पूरो नाम कई है, प्रखर रू पूरो नाम कई है नहीं, तो याद तो करनो पड़ी। देखो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि कक्षा 3 तक रा बच्चा, आपको 2-3 बड़ा पढ़ ली इन चीज ने, कि कक्षा 3 याद रखनो, कक्षा 3 तक रा जो बच्चा है, उन आपको बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान करवावनो। और राजस्थान में इनी शुरुआत रीति चित्तौड़गढ़, राजस्थान में इनकटू शुरुआत रीति चित्तौड़गढ़ इनी शुरुआत हुई है। दूसरी चीज है परख। देखो, निपुण में इनमें एफएलएन कार्यक्रम चलिया करे, एफएलएन कार्यक्रम रो संबंध इनुज है, एफएलएन, एफएलएन जो को कार्यक्रम है, वो संबंध इनुज है। ठीक है, वो तो अभियान है, निपुण अभियान। इनमें नहीं कार्यक्रम में एफएलएन, और एफएलएन में अपन चीजों करवाया करो, वही तो याद रखना। आगे है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि विद्यार्थियों का 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। इसका मेन वो है समग्र मूल्यांकन, यानी कि बच्चे का क्या करना, मूल्यांकन करना। ये परख कार्यक्रम है, स्कूलों का मूल्यांकन होगा, बच्चों का मूल्यांकन होगा, ग्रेडिंग दी जाएगी, ये सारी परख के अंदर आएगी। आगे है प्रखर, वो अबार स्कूल और में चल रही हो, एक 90 दिन रो कार्यक्रम है। और 90 दिन रो यानी कि कार्यक्रम रे महीने बच्चों ने पढ़नी सिखावनो है। इनमें ने तो संख्या ज्ञान करवावनी बच्चों ने तीसरी क्लास तक। इनमें न है कि तीसरी लगाए पर 8वीं तक रा जो बच्चा है वो हिंदी पढ़नी सिखावनी, हिंदी री बात है विशेष रूप के वो पढ़नो आवनो જોઈએ, वो कार्यक्रम है परख। पहला परख 1.0 चलियो, अब ये परख 2.0 अबार चल रही है। परख 2.0, देखो, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विद नॉलेज होलिस्टिक एडवाइसमेंट इन राजस्थान। अब देखिए, कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को पढ़ने का कौशल विकसित करना। इसके अंदर अब देखो, ज्यूड ज्यू निपुण रे महीने एफएलएन कार्यक्रम चल रही है, वेड़ो और वेड़ो प्रखर रे महीने एक ओआरएफ कार्यक्रम चल रही है।
प्रखर महीने बच्चों ने पढ़नी ही कावणो है, इनमें संख्या ज्ञान है तो इनमें मूल्यांकन करनो है, इनमें पढ़नी ही कावणो है। हिंदी पढ़नी आवनी जो जे बच्चा ने उनवाते प्रखर लेना या 2.0 बार चल रही है। और इन 90 दिन 90 जो को दिन है उनो कार्यक्रम है। और पढ़ने रो कौशल इनमें विकसित करनो है। कक्षा 3 उ 8 तक रो विस्तारित रूपों पर जो शिक्षा विभाग री योजना है उनमें पटो लाइन है। और ओआरएफ कार्यक्रम यानी कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी यानी कि इनमें पढ़नी सिखावना रो कार्यक्रम है। आगे देखिए। अब है कक्षा यानी कि पुरानी जो कक्षा 10+2 है और नई जो नीति है 5+3+3+4 और दोनों में कई अंतर है वे आपको चीज देख रही हैं। लास्ट स्लाइड है इनमें आप तुलनात्मक अध्ययन है कि देखो जो को पहला जो को चलती बात चलती कक्षा 6 लगाए 18 तक यानी कि जो को 6 साल तक रो बच्चो तो वो आंगनवाड़ी में पहला जाओ तो या फिर गरीज रहो तो 6 साल बाद में उन स्कूल में एडमिशन रहो तो। लेकिन अब कितना साल रो रह जाए अब 3 साल रो बच्चा रो स्कूल में एडमिशन रह जाए। मार सर जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहला यानी कि 6 साल रो बच्चो स्कूल आओ तो अब कितना साल रो आवेला 3 साल रो आवेला 3 साल 18 साल वो पहलो चेंज हो रही हो। दूसरी चीज पहला यानी कि दो फाउंडेशन कोर्स चलता अपन 10th 3 वर्ष 10 वर्ष रो और बाद में 2 वर्ष रो 10वीं तक पढ़ना उन बाद में 11वीं और 12वीं 2 साल रो अलग हुए तो। लेकिन अब इन्हें 4 कर दियो बुनियादी प्रारंभिक मध्य और माध्यमिक ये 4 भाग अपन ने पढ़ लिए थे। बुनियादी का मतलब फाउंडेशन स्टेज है नहीं ये 4 भाग पढ़े थे। पहला 2 पार्ट है था अब इन्हें 4 पार्ट कर दिया। बस इतो याद रखना। फोकस पहला विषय वस्तु और परीक्षा आधारित है तो कि विषय वस्तु रटावनी है परीक्षा में बच्चा पास रहना जरूरी है। उन चीजों मत फोकस ज्यादा करता। लेकिन अब आप समग्र विकास मत फोकस करोला कौशल माते और योग्यता आधारित शिक्षण माते फोकस करोला बच्चों ने कौशल विकास रहना चाहिए। पहला कक्षा 11 आप कहीं करता स्ट्रीम लेवता यानी सब्जेक्ट लेवता कटु लेवता आप कक्षा 11 अपन विषय चुनना पड़तो। पहला 3 विषय था साइंस आर्ट्स और कॉमर्स या तो आप कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो या साइंस ले लो। लेकिन अभी ने सिस्टम ने हटाए पर कर दियो यानी कि कठोर विभाजन नहीं है। और विषय के चयन में लचीलापन यानी कि अबे मैं बताया था आपने कि आपने केमिस्ट्री पढ़नी है केमिस्ट्री ले लो हिस्ट्री पढ़नी है साथ में हिस्ट्री ले लो आपने कला पढ़नी है तो साथ में कला कौशल ले लो। तो 3 सब्जेक्ट आप ये ले लो। इन तरीकों आप कोई भी सब्जेक्ट ले सको। व्यावसायिक शिक्षा सीमित व मुख्य धारा से अलग थी। लेकिन अब कक्षा 6 से ये पढ़ाया था वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था कि मुख्य पाठ्यक्रम में ही व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ दिया गया कौशल विकास को जोड़ दिया गया है। इन तरीकों आप पूरी स्टार्टिंग को लगाई ने लास्ट तक तुलनात्मक अध्ययन तक अपो परख प्रखर निपुण 4 स्टेज क्या क्या है बच्चा ने कितनी तक को कौशल शिक्षा देवनी है। एफएलएन कार्यक्रम कई है कक्षा 3 में उन्हें संख्यात्मक ज्ञान करावनो है तीसरी 8 तक उन्हें पढ़ावनी सिखावनो है। सारी चीजों स्कूल नियामक बोर्ड की कर रहेला सब चीजों पहली शिक्षा नीति दूसरी तीसरी कदी आई कदी नहीं आई हैंगोरो हेती सवाल और हेती अब पूरो अध्ययन कर लियो। और आशा करो कि आपने आ चीज समझ में आई वेला। ठीक है ना सर? तो आपको ये सारी चीजें मैंने बताई। बढ़िया शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति से सवाल पक्का आएगा एक या दो सवाल 100% आएगा। अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से रिवीजन करना अच्छे से इसके नोट्स बना देना। और आशा करते हैं आपको चीज समझ में आई होगी। तो तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे और व्यस्त रहे और उसके साथ सबसे बड़ी बात आप सकारात्मक रहते हुए आगे की अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।